आप सब अवगत हैं कि कल हमारे दोनों प्रत्याशी जेएमएम के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन हुआ और जो परिमल नाथवानी जी थे उनके नामांकन पत्र में कुछ त्रुटियां पाई गई, जिससे हमारे माननीय विधायक जो कांग्रेस प्रत्याशी पन्ना झा के प्रस्ताव भी हैं नमन विक्सल ओंगारी जी, उन्होंने उनके नामांकन के कुछ त्रुटियों को लिखित रूप से पेश किया था, आपत्ति दर्ज की थी और उन्हें मौका दिया गया 3 बजे 4 बजे करीब कि अगले दिन इसकी एक मामले का जिक्र नहीं था, नाम में भी सरनेम को पहले किया गया था नाथवानी और परिमल को पीछे, जो कि उनके वोटर लिस्ट में परिमल नाथवानी है। इस तरह से कई त्रुटियों का उन्होंने उजागर किया था, लेकिन आज जैसा सुनने में आया कि उन्हें अलग से फिर पेपर दाखिल करने का मौका दिया गया, जो चुनाव आयोग के उनके नियम के विपरीत है। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आप लोगों के बीच वो इलेक्शन चेंज फॉर इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चुनाव करवा, अब इलेक्शन चेंज फॉर इंडिया भाजपा के पक्ष, क्योंकि हम लोगों को ये मालूम था कि स्पष्टता जो हमारे 56 के आंकड़े हैं, यदि 2 कैंडिडेट का नामांकन होगा तो निर्विरोध चुनाव 18 तारीख को होगा। यह स्पष्ट यही, यदि चुनाव होगा तो क्या वो निष्पक्ष होगा? एक अगर उम्मीदवार भाजपा का नहीं मिला, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिन तो दिल्ली से रांची आए, एयरपोर्ट से विधानसभा गए, वहां से उन्होंने नामांकन का पत्र खरीदा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रांची में थे, वो भाजपा कार्यालय में गए, फिर रात को वो वापस दिल्ली चले गए। उसी रात ये जो तीसरे कैंडिडेट वो आते हैं और फिर दूसरे दिन पर्चा होता है। इसकी तो जरूरत ही नहीं, लेकिन इस खेल को अब चुनाव आयोग खेल रहा है। मुझे तो आशंका है कि 18 तारीख को 81 जो मैरिट वोटर्स, अब उसमें कितने वोटों का मैनिपुलेशन चुनाव आयोग करेगा। जो फैसला कल हो जाना चाहिए था, वो फैसला होने में लगभग हमको लगता है कि 30 घंटे से ऊपर का समय, ये गंभीर प्रश्न है। ऐसा निर्वाचित पदाधिकारी को चुनाव आयोग ने क्यों बनाया, जिसको चुनाव कंडक्ट करने की जानकारी ही नहीं, और हर बात पर वो चुनाव आयोग से डायरेक्शन मांगी। हैंडबुक में साफ लिखा हुआ है
जो इलेक्शन कंडक्ट का जो प्रोसेस है, कि आपको चुनाव का जब परिपत्र आप जब जमा करते हैं तो साथ में आपको एक चेकलिस्ट कैंडिडेट को दे देना, जिसमें आपको जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उपलब्ध करवाना है और उसके लिए समय सीमा निश्चित है। लेकिन यहां खेल दूसरा, ये क्लॉकवाइज नहीं चला, ये एंटी क्लॉकवाइज, कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रस्तावक जब आपत्ति दर्ज की, उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज कार्रवाई शुरू हुआ और पूरा वक्त दिया गया कि त्रुटियों को सुधारें। ऐसा कहां प्रावधान? और जब एक बार आप कोई चीज जमा कर देते, ये कोई कोर्ट का केस नहीं है कि एक एफिडेविट के बाद आपको दूसरा सप्लीमेंट्री एफिडेविट देने का मौका मिलता। ये तो मानक प्रक्रिया है कि जो एफिडेविट देना है वो एफिडेविट दे देंगे, और वो एफिडेविट उसमें एक लाइन लिखा हुआ रहता है और वो अंतिम लाइन होता है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मतलब मेरे जानकारी में जो सही है मैंने ये दस्तावेज उपलब्ध करवा दिया। अब वो सही है गलत है वो निर्वाचन आयोग को फैसला नहीं देता, वो निर्वाचन के बाद अदालत को फैसला देना। लेकिन यहां निर्वाचन आयोग अब न्यायालय भी बन गया और उनके द्वारा सप्लीमेंट एफिडेविट लेकर उनके उम्मीदवारी को वैध ठहरा दिया। खैर, ये सारी परिस्थितियां हम लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। अब तो भाजपा के नेताओं से पूछना चाहिए, क्योंकि सिंपल चीज है कि हम लोग जब भी कोई प्रॉपर्टी या लैंड या कोई भी चीज यदि कुछ सेल करने का एग्रीमेंट करते हैं तो पहले तो एक साइनिंग अमाउंट दिया जाता और उसके बाद पूरा पेमेंट ड्राफ्ट के द्वारा चेक के माध्यम से जमा करके रही। पहले भारतीय जनता पार्टी बताते हैं कि वो साइनिंग अमाउंट कितना था और एग्रीमेंट कितना है, क्योंकि ये जानने की हम लोगों की इसलिए उत्सुकता है कि बाबूलाल जी हर चीज में आजकल कपड़ा देखते हैं, कहाँ गिट्टी चोरी हो रहा है, कहाँ बालू चोरी हो रहा है, लेकिन उनको नहीं दिखा कि जो विधायक का नेता है उनका विधायक चोरी हो गया, साइन कर दिया। और ताजुब तो ये कि साइन किया और ये संयोग नहीं है, प्रयोग है। 84 में जिसने किया था, जो उनके सचेतक है और उनके पैरवीकार है, आज भी वही। और सबसे वरिष्ठ तब उनके जो विधायक राठी थे, जिनके मुंह से केवल शुद्ध शब्द ही निकलते,
वो गए थे नामांकन करवाने। तो भैया आप साइनिंग अमाउंट बता दीजिए, हम लोग अनुरोध करेंगे नाथवानी जी से जो एग्रीमेंट हुआ है वो आपको पूरा कर दे, और जीत की गारंटी हम लोग अपने प्रत्याशी बैजनाथ राव जी और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा जी के लिए 56 विधायक एकजुट होकर उनके पक्ष में वोट दें। वो एक पार्टी के लिए, उस सरकार के लिए जो मोदी चला रहे हैं उसके पक्ष में काम कर रहे हैं, चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। और ये बहुत, आप मध्य प्रदेश के बारे में बता रहे थे और यहाँ के बारे में बता रहे थे, आप देख लीजिए। चुनाव मतलब आप वोट से फैसला नहीं हो रहा है, चुनाव आयोग फैसला कर रहा है। चुनाव आयोग फैसला कर रहा है कि किसको जिताया जाए, किसको हराया जाए। इसलिए ये मैं सही समझता हूँ कि अभी सचेत होना, सतर्क होना, और इस लड़ाई को, राज्यसभा का जो चुनाव है वो एक तरह का जंगीय लोकतंत्र के, उसमें भी दोनों लिहाज ये जो भाजपा हमेशा यहाँ एक हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त की जो राजनीति करती आई है उसको भी मात देना है। इंडिया गठबंधन के सारे विधायक मिलकर के उसको मात देंगे, और बहुत जाहिर है कि हमारे पास नंबर्स, उस नंबर्स को देखते हुए अगर कोई आया है, अपनी बड़ी पार्टी आई भाजपा जिसका समर्थन कर रही है, तो इसके पीछे मकसद है, इसके पीछे खरीद फरोख्त के अलावा और कुछ मकसद नहीं। अभी हमारे सामने सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि इनके इस मकसद को हम लोग दूर कराएं, और ईमानदारी से जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, प्रणव कुमार झा और बैजनाथ राम जी, झामू के बैजनाथ राम जी और कांग्रेस के प्रणव कुमार झा, उनको हम लोग मिलकर के जिताएंगे इंडिया गठबंधन के लोग। ये भाजपा वाले बिल्कुल आश्वस्त करती है, भरोसा। मेरा सवाल है, अच्छा रहेगा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ही दे दे। थोड़ा माइक को उधर कर दीजिए। मनोज जी, गाँव के क्षेत्र में बात किए थे। हाँ बात हुई थी। आ जाएगा, थोड़ा जोर से बोलिएगा सर। इंडिया गठबंधन के तीनों दलों के सम्मानित नेताओं की उपस्थिति अर्थात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुप्रीम भट्टाचार्य जी और हमारे माले के आदरणीय नेता मनोज गुप्ता जी, मनोज भक्ति और मंच पर बैठे हुए बलबूर सिंह जी, आदरणीय सुनील राय जी, रामचंद्र सिंह जी, हमारे सभी सम्मानित मंच मुसाफी और यहाँ पे उपस्थित विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधिगण, इस संवाददाता सम्मेलन में हमारे स्कूलों के दोनों जेएमएम और माले के प्रवक्ता ने ये बात कही है, बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। मैं अपनी बातों को सीमित रखूंगा। ये जो राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में क्या तकनीकी त्रुटियां रही हैं और कैसे बड़े स्तर की तकनीकी त्रुटियों के बाद भी भारत के चुनाव आयोग के प्रेशर पर उनके आरओ ने निर्दलीय प्रत्याशी, भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिवल नाथवानी जी के नामांकन को आज वैध दिखा रहा है। मैं अपनी बातों को यहीं पे केंद्रित रखूंगा, लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले ही मैंने सार्वजनिक रूप से एक बयान दिया था। यदि तो 18 तारीख में विलंब है
मतदान की प्रक्रिया 18 तारीख को संपन्न होगी, लेकिन उसके पहले ही हॉर्स ट्रेडिंग क्या एलिफेंट ट्रेडिंग हो गया। ये बात मैंने आधिकारिक रूप से कहा। हॉर्स ट्रेडिंग होता है, एक दो लोगों को आप इधर से उधर कर लीजिए। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूरे 24 के 24 लोग उनके प्रस्तावक बने, यानी कि 18 तारीख के पहले ही खेला हो गया। और एक चीज मैं ये बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी की सोच इसलिए है, ठीक उनके प्रत्याशी के कारण, उनके सिटिंग कैंडिडेट दीपक प्रकाश जी के रिटायरमेंट के बाद, काल अवधि पूरा होने के बाद ये सीट खाली हुआ। भारतीय जनता पार्टी को यदि लोकतंत्र पर विश्वास होता तो वो सीट अपने जिम्मे में रखा, लेकिन इतना सोची समझी राजनीति उन्होंने किया है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य यही है कि इंडिया गठबंधन को कमजोर करो, कांग्रेस को कमजोर करो, और यही सोच करके एक निर्दलीय प्रत्याशी को उन्होंने समर्थन दिया है कि अगर जीता, ये चुनाव राज्यसभा का चुनाव जीता गया तो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगा, और अगर हार हुई तो परिमल नाथवानी की हार मानी जाएगी। ये बड़ा इंटेलिजेंटली उन्होंने इस सोच को अंजाम दिया है। बहरहाल मैं आना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, भारत के चुनाव आयोग और यहाँ के जो आरोप हैं उनसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब नामांकन पत्र दाखिल होता है और उसके स्कूटनी का दिन जब आता है, हम लोग भी बहुत चुनाव लड़ चुके हैं, 13 चुनाव तो मैं अपने जीवन में लड़ चुका हूँ। जब हम नामांकन देते हैं तो कौन सा पेपर हमने सबमिट किया है इसका चेक स्लिप दिया जाता है। मैं चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर से जानना चाहता हूँ, ये फॉर्म 26 परिमल नाथवानी जी का जो नॉमिनेशन फॉर्म है, यहाँ पे वो चेक स्लिप मेंशन करना था हमको कि कौन सा पत्र, कौन सा दस्तावेज इसमें कमी है, कौन सा स्तंभ कॉलम छूटा हुआ है, ये चेक स्लिप उनको देना। और जहां तक मेरी जानकारी है, नाथवानी जी के नामांकन पत्र में समीक्षा के क्रम में ये कॉलम आरओ ने खाली रखा, कोई चेक स्लिप उन्होंने इशू नहीं किया। ये बात हम जब भारत के चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी के निर्णय मिलेंगे तो ये प्रमुख बिंदु होगा कि वो आरओ से ये जांच करें कि ये फॉर्म 26 का ये कॉलम उन्होंने क्यों खाली रखा। दूसरी बात कि मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे दो निर्वाचन आयोग चल रहा है, एक भारत का निर्वाचन आयोग और दूसरा निर्दलीय प्रत्याशी जिसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है, उनका निर्वाचन आयोग। वो बात मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत संजीदगी और गंभीरता से मैं ये बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित फॉर्मेट की मान्यता होगी या नाथवानी जी अपने स्तर से कोई फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। चुनाव आयोग का जो फॉर्मेट है वो बहुत ही क्लियर है, पति पत्नी, डिपेंडेंट 1, डिपेंडेंट 2, डिपेंडेंट 3। ये फॉर्मेट को हम ऐसा नहीं कर सकते कि 3 डिपेंडेंट का कॉलम हम हटा करके और मात्र 2 डिपेंडेंट का फॉर्मेट हम तैयार करके सबमिट कर दें। ये एक तरह से छुपाने वाली बात है। मैं तो समझता हूं कि यह राजनीतिक अपराध मैं इसको मानता हूं। ये नहीं हो सकता है, फॉर्मेट जो है उस फॉर्मेट में रहेगा, आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर डिपेंडेंट आपका कोई स्पाउस नहीं है, बेटा बेटी नहीं है, तो वहां आप नॉट एप्लीकेबल लिखिए, उनको आपको मेंशन करना है कि ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, न कि आप पूरे फॉर्मेट से ये
भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा जो फॉर्मेट तैयार किया गया है उस फॉर्मेट को ही आप गायब कर दो। ये नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। कभी मैंने कहा कि जब मैं कोई बात बोलता हूँ तो बहुत ही संजीदगी और गंभीरता से बोलता हूँ। और एक बात मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि नाथवानी का चुनाव नामांकन पत्र रद्द हो जाएगा, इस भरोसे से इंडिया गठबंधन राजनाथ राम जी को और प्रणव गांधी को चुनाव में नहीं होता कि भाई इस उम्मीद के साथ कि उनका नामांकन रद्द हो जाएगा तो हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। उनका नामांकन रद्द हो, वैध हो या अवैध हो, जीत तो इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी की सुनिश्चित। लेकिन एक बात है कि जहां इतना बड़ा बलंडर निर्वाचन आयोग के आरोप के द्वारा हो रहा, आप क्या उनको हम अगर कोई नॉमिनेशन फाइल करते हैं, मैं शेड्यूल कास्ट से आता हूं, अगर हमने शेड्यूल कास्ट का प्रमाण पत्र नहीं लगाया, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो ये रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि आपने ये नहीं लगाया तो लगा दीजिए। अगर हम नामांकन पत्र खरीदते हैं और 10,000 रुपए का जो राशि जमा करते हैं उसका जो रिसिप्ट होता है वो भी लगाना होता है। अगर न लगाइए आप तो नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा। अगर हमने नहीं लगाया तो उस दस्तावेज के बारे में आप पॉइंट आउट करिए अभ्यर्थी को कि ये नहीं लगाया, इसको लगा। ना कि एफिडेविट में जो स्तंभ भरा है, जैसा कि हमारे माननीय सुप्रीम ने कहा कि ऐसा नहीं है, हम सर्टिफिकेट देते हैं कि जो मैंने भरा है अपने जानकारी के अनुसार बिल्कुल सत्य लिखा है। आप उस फॉर्मेट को बदल दे रहे हैं साहब। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये भी एक जांच का विषय होगा जो हम लोग मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने, भारत के निर्वाचन आयोग के सामने इस बात को रखेंगे। जैसा कि ये बात सामने आ रही है कि एक सप्लीमेंट्री नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप किया गया, उसको लगता है कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा, हो भी सकता है, जांच का विषय है। लेकिन जो उसमें आपके ऊपर केसेस है कि नहीं, एफिडेविट करके देना है, आपके ऊपर आपके पास क्या एसेट है वो आपको देना है एफिडेविट करके। ऐसा हम देखेंगे कि जो मूल नामांकन पत्र में ये शामिल हुआ था, इसमें अगर कोई बदलाव हुआ हो, कोई दूसरा नामांकन पत्र, इसलिए कि हम लोग के पास वो भी नामांकन पत्र की वो पर्ची हमारे पास उपलब्ध है जो इन्होंने लगाया है। अब अगर उसके बाद परिवर्तन होता है तो ये अधिकार आरोप के पास नहीं है। ऐसे परिस्थिति में उनका नामांकन रद्द होना ही चाहिए। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा, गुजरात में एक पेट लॉ कंपनी है, इसके वो डायरेक्टर है, ये ऐसा सुना जा रहा है। इसकी जानकारी उन्होंने अपने नामांकन पत्र के माध्यम से नहीं की। हो सकता है कि वो नॉन प्रॉफिट का कोई पोस्ट हो, लेकिन चुनाव आयोग और देश की जनता यही जानना चाहेगी कि अगर आप डायरेक्टर हैं तो क्या कोई वित्तीय लाभ भी आप प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई तनख्वाह आपका निर्धारित है कि नहीं, ये मिल रहा है कि नहीं। इलेक्शन कमीशन को इसी बात से मतलब, अगर आप कोई तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं तो वो आपके इनकम में शामिल होगा, और अगर आपने उस कॉलम को ही हटा दिया इसका मतलब कि आप छुपाना चाहते, जो कि परिवहन नाथवानी नहीं छुपाया। बहुत ही इंटेलिजेंटली जो हमारे आरोप साहब ने काम किया, किसी भी कैंडिडेट को कोई आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं थी। ये काम आरोप का है देखना कि किसके नॉमिनेशन में क्या कमी, पॉइंट आउट तो उसको करना, पॉइंट आउट तो उनको करना। ये बात किसी प्रत्याशी को नहीं करना था। समीक्षा का मतलब समीक्षा करना है आरोप को देखना था कि क्या गलती उन्होंने किया है, क्या त्रुटि उन्होंने अपने नॉमिनेशन में किया है। उन्होंने जब नहीं किया तब हमारे प्रस्ताव नमन विल्सन कुमारी ने भी लिख करके दिया है तो उनसे जवाब मांगने की जरूरत नहीं थी कि आपको क्या कहना है, वो सही है, वो उनको खुद कहना चाहिए था कि ये आपकी कमी है, आप बताइए कैसे मीट करते हैं। जैसे ही उन्होंने बहुत प्लानिंग के साथ ये काम हुआ है, लिखित रूप से आरोप ने मांगा है उनसे और उन्होंने जवाब दिया, जवाब को स्वीकार कर लिया गया
इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी न्यायिक संस्था में वो व्यक्ति जाएगा तो उसको पूरा रिलीफ मिल सकता है, पूरा अवसर दिया गया उसको कि भाई हम आपसे लिख करके मांगे हैं, उन्होंने लिख करके मांगा, हमने लिख करके दिया। ये काम आरोप तो नहीं करना चाहिए था, जो त्रुटि थी वो उसको पूरा करवाना चाहिए था। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी बातों को समाप्त करते हुए कि राजीव अब सुचिता की बात तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व हमारे सरकार के, लेकिन एक राजनीतिक एथिक्स तो होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान के लोकतंत्र को हिंदुस्तान को बचाना है तो केंद्र की सरकार के पास राजनीतिक एथिक्स, पॉलिटिकल एथिक्स उनके पास होना चाहिए। मगर ये पॉलिटिकल एथिक्स उनके पास समाप्त हो गया है और जिस तरह निर्वाचन आयोग हमारे आयोग के माध्यम से जिस प्रकार का एक्शन वो ले रहे हैं जो नहीं उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आप एक चीज गौर करिए, इसी झारखंड में खत्म हो रहा है, इसी झारखंड के विधानसभा में कई चुनाव हमने राज्यसभा के देखे हैं, आज तक किसी मीडिया को नहीं रोका गया है अंदर जाने से। आज तो हमने देखा कि मीडिया को नहीं जा सकते अंदर, बाहर पहरेदार बैठा दिए गए। यानी कि इसका मतलब साफ तौर पर यही है कि वो नहीं चाहते हैं कि जो वास्तविक बात है वो मीडिया के माध्यम से जनता को जाए। मुझे इस अवसर पर अपनी यही बात करनी थी, मैंने अपनी बात की। अगर कोई